में। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। तो आइए शुरू करते हैं तेज खबरों का सिलसिला। कोविड-19 संक्रमण की बढ़ती दर से केंद्र सरकार अलर्ट मोड पर है। संक्रमण की रफ्तार को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने शुक्रवार को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ एक बैठक की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि सरकार कोविड की स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है और राज्यों को एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के लगातार नए वेरिएंट सामने आ रहे हैं, जो चिंताजनक है। सभी स्वास्थ्य मंत्रियों से अपने राज्यों में कोविड की स्थिति को देखते हुए स्वास्थ्य सुविधाओं एवं इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर समीक्षा बैठक करने के निर्देश जारी। सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों से अस्पताल का दौरा करने की अपील। उत्तर प्रदेश में साल 2023 में कोविड-19 से मौत का पहला मामला सामने आया है। लखनऊ की रहने वाली महिला 2 अप्रैल को पॉजिटिव पाई गई थी। एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हुई। बीते 24 घंटे में यूपी में 192 नए मामले सामने आए हैं और कुल सक्रिय मामले 700 के पार पहुंच गए हैं। बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश में एहतियात बढ़ा दी गई है। बीते 6 दिनों में ही संक्रमण की दर में काफी बढ़ोतरी देखी गई है। 1 अप्रैल को जहां देश में कुल 2994 संक्रमित मामले सामने आए थे, तो वहीं बीते 24 घंटे में 6050 नए मामले देश भर में दर्ज किए गए हैं। रोजाना की संक्रमण दर 3.39% हो चुकी है, जबकि कुल एक्टिव केस 28,303 दर्ज किए गए हैं। महाराष्ट्र, दिल्ली, कर्नाटक, केरल में संक्रमण दर 10% है। टेस्टिंग और जीनोम सीक्वेंसिंग पर जोर है। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कोविड को लेकर राज्य सरकार सतर्क है। उन्होंने कहा कि सभी विभागों को चेतावनी जारी करते हुए बूस्टर डोज लगाने पर जोर दिया। राज्य में 100 लोगों से अधिक एकत्रित होने वाली जगहों पर मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। सिक्किम ने सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहनने के लिए एडवाइजरी जारी की है। वहीं पुदुचेरी के जिला कलेक्टर ने भी मास्क को अनिवार्य कर दिया है। जम्मू के गांधीनगर अस्पताल में फ्लू ओपीडी शुरू कर दी गई है। यहां आने वाले मरीजों की हो रही है कोविड की जांच। कोविड को लेकर अस्पताल सतर्क। छत्तीसगढ़ में भी मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। प्रदेश में अब तक 59 लोग संक्रमित पाए जा चुके हैं। सबसे प्रभावित जिला राजनांदगांव सामने आया है, जहां संक्रमण की दर 6% हो चुकी है। कोविड-19 की तेजी से फैलती स्थिति को देखते हुए लोगों को भी सतर्कता बरतने की जरूरत है। कोविड प्रोटोकॉल को ज्यादा से ज्यादा अपनाएं, मास्क पहनें, भीड़भाड़ से बचें और संक्रमण के लक्षण होने पर आइसोलेट होने की सलाह दी गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविन ऐप की सफलता के बाद यू-विन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। यू-विन प्लेटफॉर्म को देश में महिलाओं और बच्चों के टीकाकरण के डिजिटल रिकॉर्ड रखने के लिए तैयार किया गया है। यू-विन डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए स्वास्थ्य कार्यकर्ता और कार्यक्रम प्रबंधक नियमित टीकाकरण सत्र का डाटा एकत्र करने में सक्षम होंगे और इससे टीके का बेहतर वितरण और अधिक से अधिक लाभार्थी तक पहुंच सुनिश्चित की जा सकेगी। इसके साथ ही गर्भवती महिला और बच्चों के टीका पावती और टीकाकरण कार्ड आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता के पहचान पत्र से भी जुड़ा हुआ होगा और सभी राज्यों और जिले टीकाकरण लाभार्थियों की जानकारी के लिए इस साझा डाटाबेस का इस्तेमाल कर सकेंगे। इसके अलावा इस प्लेटफॉर्म के जरिए नागरिक चल रहे नियमित टीकाकरण सत्र की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे और समय पर बुकिंग करा पाने में सक्षम होंगे। यू-विन डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए घर बैठे ही पंजीकरण किया जा सकेगा। इस प्लेटफॉर्म पर प्रत्येक गर्भवती महिला को पंजीकृत किया जाएगा एवं उसके टीकाकरण का रिकॉर्ड रखा जाएगा। इसके बाद उसकी संतान और उनके जन्म के समय और बाद में होने वाले टीकाकरण का भी रिकॉर्ड उपलब्ध होगा। अब यू-विन डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए डाटा को फिजिकल रिकॉर्ड किया जा सकेगा, जो डिजिटलीकरण और वास्तविक समय के आधार पर टीकाकरण की स्थिति को अपडेट करने में पूर्ण रूप से सक्षम होगा।
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह उत्तर प्रदेश में कौशाम्बी महोत्सव 2023 का शुभारंभ कर चुके हैं। अपने दौरे के क्रम में उन्होंने कौशाम्बी और आजमगढ़ में विकास परियोजनाओं की शुरुआत की। दौरे के पहले चरण में गृह मंत्री अमित शाह कौशाम्बी पहुंचे, जहां 612 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया गया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और सपा समेत अन्य विपक्षी दलों पर जोरदार हमला बोला। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि राहुल गांधी कानून को नहीं मानना चाहते, वो संसद को भी नहीं चलने देते। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस ने संसद में व्यवधान उत्पन्न करके देश की जनता का नुकसान किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मौके पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में पिछले 3 वर्षों से 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज देकर समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को लाभ पहुंचा रहे हैं। दौरे को अगले चरण में अमित शाह आजमगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने हरिहरपुर संगीत महाविद्यालय का शिलान्यास, साथ ही 4,567 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। अमित शाह ने भारतीय शास्त्रीय संगीत हरिहरपुर घराने के कलाकारों से भी मुलाकात की। जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि पहले और आज के उत्तर प्रदेश में जमीन और आसमान का अंतर है। पहले जहां माफिया का राज था, तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के राज में हर ओर विकास हो रहा है। दरअसल भाजपा 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों के मद्देनजर पूरी तरीके से सक्रिय है। भाजपा के लिए आजमगढ़ काफी अहम है। पिछले विधानसभा चुनाव में यहां की सभी 10 सीटों पर समाजवादी पार्टी को जीत मिली थी। बीजेपी ने इस बार यूपी की सभी 80 सीटों को जीतने का लक्ष्य रखा है। असम दौरे के दूसरे दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में गज उत्सव 2023 का उद्घाटन किया। गज परियोजना के 30 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में इस उत्सव का आयोजन किया गया। राष्ट्रपति ने कहा कि हाथियों की सुरक्षा, विकास और उनके जीवन की चुनौतियों से निपटने पर कारगर योजनाएं बनाकर काम करना सरकार की प्राथमिकता है। राष्ट्रपति ने द एलिफेंट विस्परर्स डॉक्यूमेंट्री का जिक्र करते हुए कहा कि इस डॉक्यूमेंट्री से समाज को बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। ग्रामीण और आदिवासियों में प्रकृति के प्रति लगाव और संरक्षण को इसमें बहुत ही खूबसूरत ढंग से दिखाया गया है। राष्ट्रपति ने कहा कि हम सबको मिलकर प्रकृति और जानवरों के संरक्षण के लिए काम करना होगा। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि हाथी देश के लिए गौरव और ऐश्वर्य का विषय है। उन्होंने कहा कि इस योजना का उद्देश्य देश में हाथियों की संख्या को बढ़ाना है। इस अवसर पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि सबसे ज्यादा हाथी रेल दुर्घटना का शिकार होते हैं। इन पर लगाम कसने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुवाहाटी के कोयनाधारा में असम पर्वतारोहण संघ द्वारा माउंट कंचनजंगा के पहले अभियान को झंडी दिखाकर रवाना किया। पर्वतारोहियों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कंचनजंगा पर्वत को ईश्वर की सुंदर रचना और भारत के लिए वरदान बताया। सभी पर्वतारोहियों को शुभकामनाएं देते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि यह अभियान आने वाले दिनों में दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करेगा। 7 सदस्यीय अभियान दल का नेतृत्व वरिष्ठ पर्वतारोही मानस बरुआ करेंगे, जो 11 अप्रैल को गुवाहाटी से 2 महीने से अधिक लंबी यात्रा शुरू करेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने स्वामी दयानंद सरस्वती की 200वीं जन्म जयंती पर स्मारक डाक टिकट का विमोचन किया। अपने संबोधन में उपराष्ट्रपति ने कहा कि आज का ये कार्यक्रम भारत में हो रहे परिवर्तन को दर्शाता है। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री किरण कुमार रेड्डी केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी की उपस्थिति में भाजपा में शामिल हुए। पूर्व मुख्यमंत्री किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस आलाकमान के गलत फैसलों की वजह से राज्य दर राज्य पार्टी टूट रही है। ये एक राज्य की बात नहीं है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि किरण कुमार रेड्डी पीएम मोदी से प्रभावित हैं। आज वो बड़ी छलांग लगाते हुए बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। वो भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी लड़ाई को और मजबूत करेंगे, क्योंकि एक विधायक और मंत्री के रूप में उनकी छवि बहुत साफ रही है। नई दिल्ली के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में 3 दिवसीय अयोध्या पर्व का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया। इस दौरान अयोध्या पर्व से जुड़ी पुस्तिकाओं का भी लोकार्पण किया गया। संस्कृति और लोक परंपरा के पर्व को 7, 8 और 9 अप्रैल तक मनाया जाएगा, जिसमें कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि राम राज्य बनाने के लिए आध्यात्मिक और पौराणिक मूल्यों के साथ ही आधुनिक तकनीक के साथ मिलकर आगे बढ़ना होगा। इस मौके पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महंत श्री नृत्य गोपाल दास ने कहा कि दिल्ली में आयोजित
अयोध्या पर्व के जरिए भगवान श्री राम के आदर्शों को जन जन तक पहुंचाना लक्ष्य है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत ने समाज के सभी वर्गों से दृढ़ संकल्पित होकर सेवा करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि सेवा का भाव करुणा से जुड़ा है। मोहन भागवत ने कहा कि जब देश का सर्वांग परिपूर्ण और स्वस्थ होगा तभी भारत विश्वगुरु बनेगा। उन्होंने कहा कि देश का हर व्यक्ति समाज का अभिन्न अंग है। मोहन भागवत ने आगे कहा कि हमारे देश में सेवा का मंत्र पहले से दिया गया है। हमें देश के किसी भी अंग को दुर्बल, पिछड़ा और नीचा नहीं रहने देना है। हम सभी लोग समाज के विभिन्न अंग हैं। अगर कोई एक नहीं है तो हम अधूरे हैं। भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे की मौत के सिलसिले में गायक समर सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को वाराणसी पुलिस टीम द्वारा ट्रांजिट रिमांड के लिए गाजियाबाद की कोर्ट में पेश किया गया, जहां से वाराणसी पुलिस को आरोपी समर सिंह की 24 घंटे की ट्रांजिट रिमांड मिल गई। बृहन मुंबई नगर निगम ने शुक्रवार को एक फिल्म स्टूडियो पर कार्रवाई की। बीएमसी ने मुंबई के मध्य मारवे इलाके में अवैध रूप से बनाए गए फिल्म स्टूडियो को ध्वस्त कर दिया। इन स्टूडियोज ने अनुमतियों का गलत इस्तेमाल किया और अस्थायी के बजाय स्थायी ढांचे का निर्माण किया। नालंदा के बिहार शरीफ में हुई हिंसा में 15 एफआईआर दर्ज की गई हैं, जबकि अब तक 130 गिरफ्तारियां हुई हैं। एसपी अशोक मिश्रा ने कहा कि शांति मार्च निकालकर जनता के बीच जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। प्रवर्तन निदेशालय ने केरल के सोने की तस्करी के रैकेट से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केटी रमेश को गिरफ्तार किया है। केटी रमेश को एनआईए ने इससे पहले 2020 में गिरफ्तार किया था। विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया और केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने नई दिल्ली के विजय चौक से निर्माण भवन तक पैदल यात्रा कर स्वस्थ रहने का संदेश दिया। इस दौरान दिल्ली के कई मेडिकल छात्र छात्राओं ने भी हिस्सा लिया। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने कहा कि आज की जीवन शैली में स्वास्थ्य को लेकर देश भर में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता लाना जरूरी है। ये वॉकाथॉन इस दिशा में उठाया गया एक प्रयास है। हाथों में बैनर लिए स्वस्थ रहने का संदेश देते मेडिकल के छात्रों ने भी इसमें हिस्सा लिया। सभी ने स्वस्थ रहने के लिए स्वस्थ भोजन और जीवन शैली में सुधार लाने का संकल्प लिया और दूसरों से भी इसे अपनाने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को सिकंदराबाद से तिरुपति के लिए वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ये देश में चलने वाले वंदे भारत की 12वीं ट्रेन होगी। समय की बचत के साथ साथ 52 सेकंड में 100 किलोमीटर की तेज रफ्तार पकड़ने वाली ये ट्रेन आम और खास सभी को एक आनंददायक सफर देने के साथ साथ अत्याधुनिक विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस है। यात्री सुरक्षा की करें या गति की बात करें। एक छोटा सा ब्रेक। सुनिए सुनिए सुनिए, ताऊ चाची बहन भाईजान, हमारे बाबा के पास है हर समस्या का समाधान। बाबा, सूखा, बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा के नुकसान से सुरक्षित हो मेरे क्षेत्र का हर किसान। कोई है निदान? बाबा, तापमान, गर्मी, नमी, वर्षा जैसे मौसम के बदलाव से पैदावार का होता है नुकसान। कोई कर सकता है इसका भुगतान? बाबा, मेरी गाय, भैंस, बकरियों को कुछ हुआ तो जाएगी मेरी भी जान। मेरा करो कल्याण। एआईसी से कृषि बीमा। जी हाँ, फसल और कृषि संबंधित हर क्षेत्र में एआईसी देता है संपूर्ण बीमा समाधान। फसल हो या कृषि संपदा, बीमा सुरक्षा हमारा वादा। भारतीय कृषि बीमा कंपनी। भारत। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और आइए अब खबरों के सिलसिले को और आगे बढ़ाते हैं। तेलंगाना के बाद प्रधानमंत्री तमिलनाडु के चेन्नई रेलवे स्टेशन पर देश की 13वीं वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे, जो कोयम्बटूर तक जाएगी। इससे न सिर्फ चेन्नई से कोयम्बटूर को जाने आने वाले यात्रियों बल्कि दक्षिण के 2 बड़े शहरों के बीच व्यावसायिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, रेल को गति मिलेगी तो देश को प्रगति। आज रेल को गति भी मिल रही है और देश विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ता अर्थव्यवस्था भी बन रहा है। वहीं भारत विश्व के उन चुनिंदा 15 देशों की सूची में शुमार हो गया है जहां सेमी हाई स्पीड ट्रेनों का संचालन हो रहा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 अप्रैल को ही चेन्नई एयरपोर्ट के नए एकीकृत टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे। ये बिल्डिंग 1,36,295 वर्ग मीटर के एरिया में फैला हुआ है। नया टर्मिनल स्थानीय तमिल संस्कृति का एक रिफ्लेक्शन है। एयरपोर्ट की नई बिल्डिंग में कोल्लम साड़ी मंदिर के साथ साथ तमिल संस्कृति को दर्शाया गया है। ये बिल्डिंग तमिल कल्चर के साथ प्रकृति के जुड़ाव को दर्शाती है। एयरपोर्ट इंटीग्रेटेड टर्मिनल बिल्डिंग के टी फेज 1 का निर्माण 1260 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चेन्नई में श्री रामकृष्ण मठ की 125वीं वर्षगांठ समारोह में भी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी चेन्नई में एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे, जहां सड़क कनेक्टिविटी से जुड़ी परियोजना की शुरुआत करेंगे। मार्च 2023 में भारत का कोयला उत्पादन मार्च 2022 की तुलना में 12.03% बढ़कर 107.84 मिलियन टन हो गया है। वहीं मार्च 2022 की तुलना में मार्च 2023 के दौरान कोयले की पहुंच 7.49% बढ़कर 83.18 मीट्रिक टन हो गई, जो मार्च 2022 के दौरान 77.38 मीट्रिक टन थी। कोयला आधारित बिजली उत्पादन ने मार्च 2022 की तुलना में मार्च 2023 में 5.70% की वृद्धि दर्ज की है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रमुख ने चेतावनी दी है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था 1990 के बाद से विकास की सबसे कमजोर अवधि की ओर बढ़ रही है। IMF की प्रबंध निदेशक क्रिस्टलिना जॉर्जीवा ने कहा कि उच्च मुद्रास्फीति, बढ़ती उधारी लागत और बढ़ते भू राजनीतिक तनाव के साथ वैश्विक विकास 2023 में 3% से भी नीचे गिरने की राह पर है और आने वाले वर्षों में और कमजोर हो सकती है। गुड फ्राइडे के मौके पर आज शेयर बाजार बंद रहा। पूंजी बाजार के नियामक सेबी ने शुक्रवार को 4 कंपनियों को स्वीकृति के बगैर निवेश परामर्श सेवाएं देने के लिए प्रतिभूति बाजारों से 6 महीने के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। ONGC की त्रिपुरा इकाई ने वित्त वर्ष 2022-2023 में अब तक का सर्वाधिक 1.675 अरब घन मीटर गैस उत्पादन किया। अडानी पावर लिमिटेड APL ने झारखंड स्थित तापीय बिजली घर में 800 मेगावाट की इकाई का वाणिज्यिक परिचालन शुरू कर दिया है। BSE और NSE ने अडानी ग्रुप की रिन्यूएबल एनर्जी इकाई अडानी ग्रीन एनर्जी को अब लॉन्ग टर्म ASM फ्रेमवर्क के स्टेज 1 में रखने का फैसला लिया है। यह फैसला 10 अप्रैल से लागू हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट ने घोषणा की है कि वो OneNote में अपना नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI संचालित माइक्रोसॉफ्ट 365 को-पायलट सहायक जोड़ रहा है। अधिक उपयोगकर्ताओं को लुभाने के लिए एलन मस्क द्वारा संचालित ट्विटर अब ब्लू सब्सक्राइबर्स को कम से कम 50% कम विज्ञापन दिखाएगा। देश में पिछले साल 61.9 लाख विदेशी पर्यटक आए, जबकि वर्ष 2021 में यह आंकड़ा 15.2 लाख था। भारत दक्षिण कोरिया के बीच राजनयिक संबंधों के 50 साल पूरे होने पर दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री पार्क जिन भारत दौरे पर हैं। उन्होंने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात की। दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों ही देश लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं और सांस्कृतिक रूप से भी जुड़े हैं और भारत दक्षिण कोरिया की अर्थव्यवस्था भी वाइब्रेंट है। रूस यूक्रेन युद्ध में लड़ाई का मुख्य गढ़ बने यूक्रेनी शहर बखमुत में रूसी सेना ने बखमुत का नदी के पश्चिमी तट पर कब्जा कर लिया है। दुनियास के अन्य क्षेत्रों में भी लड़ाई जारी है। रूसी नियंत्रण वाले इलाकों के प्रशासन ने कहा है कि यूक्रेनी तोपखाने से किए गए 2 हमलों में 7 आम नागरिकों की मौत हो गई है। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के तुर्की दौरे में रूस और तुर्की के विदेश मंत्रियों ने कहा, रूसी उर्वरक और अनाज के निर्यात में आने वाली रुकावटों का दूर किया जाएगा। इजराइल फलस्तीन तनाव के बीच शुक्रवार को भी हिंसा और तनाव का सिलसिला जारी रहा। इजराइल ने दक्षिणी लेबनान और गजा पट्टी में फलस्तीनी चरमपंथी संगठन हमास के ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने कहा कि हम अपने दुश्मनों पर प्रहार करेंगे। संयुक्त राष्ट्र ने भी लेबनान से इजराइल में रॉकेट दागे जाने की निंदा की है। फ्रांस में सेवानिवृत्त होने वालों की आयु सीमा 62 से बढ़ाकर 64 वर्ष करने की विवादास्पद योजना पर विरोध प्रदर्शन जारी है।
कनाडा के 2 सबसे अधिक आबादी वाले प्रांतों में आए बर्फीले तूफान ने भारी तबाही मचाई है। ऑरलेन्स मास्टर्स के पुरुष एकल मैच के प्री क्वार्टर फाइनल मैच में भारत के मिथुन मंजुनाथ को हार का सामना करना पड़ा। वहीं भारत की तान्या हेमंत को भी ऑरलेन्स मास्टर्स के महिला एकल में हार का सामना करना पड़ा। ऑरलेन्स मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता के महिला युगल में भारत की तनिषा क्रास्टो और अश्विनी पोनप्पा की जोड़ी का सफर समाप्त हो गया। ऑरलेन्स मास्टर्स के मिश्रित युगल के प्री क्वार्टर फाइनल मैच में भारत के साई प्रतीक और तनिषा क्रास्टो की जोड़ी हार कर बाहर हो गई। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के स्टार गेंदबाज रीस टॉपले चोटिल हो गए हैं। इसकी वजह से वो आईपीएल के पूरे सीजन से बाहर हो गए। दक्षिण अफ्रीका के ऑलराउंडर वेन पार्नेल को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने रीस टॉपले की जगह टीम में शामिल किया है। लियाम लिविंगस्टोन जल्द ही पंजाब किंग्स की टीम के साथ जुड़ सकते हैं। लियाम लिविंगस्टोन गुजरात टाइटंस के खिलाफ 13 अप्रैल को होने वाले मुकाबले में उतर सकते हैं मैदान पर। बांग्लादेश ने आयरलैंड को मीरपुर टेस्ट में 7 विकेट से हरा दिया। फुटबॉल की गवर्निंग संस्था फीफा ने इंडोनेशिया फुटबॉल संघ को दिए जाने वाला डेवलपमेंट फंड फ्रीज कर दिया है। वेल्स की महिला फुटबॉल टीम ने गुरुवार को खेले गए दोस्ताना मुकाबले में उत्तरी आयरलैंड की टीम को 4-1 से हरा दिया। ये मुकाबला कार्डिफ सिटी में हुआ। ऑस्ट्रिया के टेनिस खिलाड़ी डोमिनिक थीम एस्टोरिल ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। वहीं स्पेन के बर्नाबे ज़ापाटा मिराल्स भी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की मोस्ट अवेटेड फिल्म पुष्पा द रूल का टीजर जारी कर दिया गया है। दिवंगत पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के हाल ही में नया गाना मेरे नाम रिलीज हो गया है, जिसने आते ही यूट्यूब पर रिकॉर्ड तोड़ रहा है। सलमान खान ने अपनी फिल्म किसी का भाई किसी की जान का एक मोशन पोस्टर शेयर करते हुए फैंस को बताया है कि उनकी फिल्म का ट्रेलर 10 अप्रैल को रिलीज होगा। शाहरुख खान ने एक बार फिर अपने फैंस और देश का नाम रोशन किया है। शाहरुख खान टाइम 100 रीडर पोल में दिग्गजों को पछाड़कर नंबर 1 बन गए हैं। रिलायंस एंटरटेनमेंट और फिल्म निर्माता रिभू दासगुप्ता की अपकमिंग फिल्म कोर्ट रूम ड्रामा थ्रिलर सेक्शन 84 में पावर हाउस एक्ट्रेस निम्रत कौर का नाम भी जुड़ गया है। तो एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। आप हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।